हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। मेरा नाम है शिवांगी एंड आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। रेडिएशन रेडिएशन का मतलब क्या होता है? रेडिएशन होती है लाइट, है ना। लाइट बोलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलो, उसके डुअल नेचर मतलब उसके दो नेचर्स के बारे में पढ़ेंगे हम, एक भी नहीं दो नेचर्स, है ना। ये चैप्टर की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये चैप्टर शुरू होते ही खत्म हो जाता है, ठीक है। इतना छोटा सा चैप्टर है बट इसके जो क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अगर आप देखोगे वो बहुत ही रिपीटेड पैटर्न पे आते हैं, ठीक है। फिक्स टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट है और उन्हीं पे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना एक बार ये सीबीएसई का सिलेबस है आपका, तो एक बार इससे गो थ्रू करते हैं। देखो इसमें 7-8 टॉपिक्स हैं, है ना। सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उसके बाद है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। ये दोनों टॉपिक से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। पीवाई क्यूज देखोगे आप सीबीएसई का सैम्पल पेपर देखो, ठीक है। ये दोनों टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको पूरा चैप्टर बाद में करना है और पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने अपने प्री बोर्ड के एग्जाम्स के लिए, तो आप ये दोनों टॉपिक तो प्लीज करके ही जाना, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारी बेसिकली थ्योरी है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स की, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बेसिकली हमारे ग्राफ्स होते हैं, हमारे 4 ग्राफ्स होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे ये ग्राफ बेस्ड है, तो ये पढ़ते हैं। उसके बाद डी ब्रॉगली रिलेशन, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। व्हाट इज मेंट बाय डुअल नेचर? तो अभी मैंने आपको बताया डुअल नेचर का मतलब होता है दो नेचर। किसके दो नेचर? मैटर एंड रेडिएशन के दो नेचर। कौन कौन से होंगे वो दो नेचर्स? आपको पता भी होगा इन दो नेचर्स के बारे में, आपने पहले पढ़ा है। फर्स्ट नेचर इज वेव नेचर एंड जो दूसरा नेचर होता है वो होता है पार्टिकल नेचर। तो हम कह सकते हैं कि लाइट के दो नेचर्स होते हैं, फर्स्ट इज वेव नेचर एंड द अदर वन इज पार्टिकल नेचर, ठीक है। अब वेव नेचर आपने पिछले चैप्टर्स वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, इसमें हम वेव नेचर के बारे में ही पढ़ते हैं लाइट के, है ना। क्या पढ़ते हैं कि जो लाइट होती है उस वो वेव की तरह बिहेव करती है। पर ये कैसे पता चलता है कि लाइट वेव की तरह बिहेव करेगी या पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी? तो हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जिनके रिजल्ट्स के बेसिस पे ये बताया गया कि लाइट वेव भी हो सकती है और पार्टिकल भी हो सकती है। तो वेव नेचर को कौन सा एक्सपेरिमेंट्स जस्टिफाई करते हैं? वेव नेचर को 3 एक्सपेरिमेंट्स जस्टिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज इंटरफेरेंस, सेकेंड वन इज डिफ्रैक्शन एंड द थर्ड वन इज पोलराइजेशन। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन आपने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, है ना। पोलराइजेशन डिलीटेड है अभी हमारे सिलेबस से, तो इसको नहीं पढ़ना है। तो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये जब एक्सपेरिमेंट्स हम परफॉर्म करते हैं तो इनका जो रिजल्ट आता है उससे ये पता चलता है कि लाइट के अंदर वेव नेचर भी एग्जिबिट करता है, ठीक है। फिर पार्टिकल नेचर को कौन से एक्सपेरिमेंट्स शो करेंगे? पार्टिकल नेचर को दो एक्सपेरिमेंट्स जस्टिफाई करते हैं। फर्स्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और जो कि एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड द नेक्स्ट वन इज कॉम्पटन स्कैटरिंग। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन स्कैटरिंग, इनके रिजल्ट से हमें ये पता चलता है कि जो लाइट है उसमें क्या है, पार्टिकल नेचर एग्जिबिट करती है। और इन 3 एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि लाइट जो है वो वेव नेचर एग्जिबिट करती है, ठीक है। बट आपको पता है आज तक पूरी हिस्ट्री ऑफ साइंस में आज तक एक भी एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं बना है जो कि लाइट के दोनों बिहेवियर्स को साइमल्टेनियसली जस्टिफाई करे। वाओ, हो सकता है फ्यूचर में आप लोग भी बनाओ, ठीक है। तो डुअल नेचर का क्या मतलब है कि लाइट के दो नेचर होते हैं। फर्स्ट वन इज वेव नेचर एंड दी सेकंड वन इज पार्टिकल नेचर। वेव नेचर को 3 एक्सपेरिमेंट्स जस्टिफाई करते हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। एंड पार्टिकल नेचर को 2 एक्सपेरिमेंट्स जस्टिफाई करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन स्कैटरिंग, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन का क्या मतलब है? The phenomena of emission of electrons from a metal surface is called electron emission. देखो हमारे पास कोई भी एक मेटल का सरफेस है, हमारे पास एक मेटल है,
हम मेटल को गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहते हैं, है ना। मेटल्स आपने सुना होगा, क्लास 8 से आप पढ़ रहे हो कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों होता है, वो क्यों गुड कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि उनके अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो कि इंसुलेटर्स में नहीं होते हैं। तो मेटल्स के सरफेस पे ही ना टहल रहे होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इसके बिल्कुल सरफेस पे। बट ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर ये फ्री होते हैं तो ये बाहर क्यों नहीं जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्री हैं तो ये अभी अपने सरफेस से बाहर क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल जाएंगे सरफेस से, मान लेते हैं कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ गया, है ना, तो क्या होगा, अगर नेगेटिव चीज किसी एलिमेंट से बाहर निकली है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, एंड ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करके इसको वापस खींच लेगा। इसीलिए हमारी डेली लाइफ में मतलब नॉर्मल टेम्परेचर्स पे हम इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं देख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका जो पुश होगा वो इसको वापस खींच लेगा एंड ये पॉसिबल नहीं है। तो हम इलेक्ट्रॉन को कैसे इजेक्ट करते हैं, कैसे इसको निकालते हैं, इसके 3 तरीके हैं। फर्स्ट इज थर्मोआयनिक एमिशन, सेकेंड इज फील्ड एमिशन एंड थर्ड इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। मतलब हम फर्स्ट वाले में क्या करते हैं, हम एक मेटल सरफेस को बहुत ज्यादा हीट कर देते हैं, ठीक है, उसको बहुत हीट करेंगे तो उसमें थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, है ना। थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा कि एटम्स रैंडमली हर जगह मूव करेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। सेकेंड वन इज फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन में क्या करते हैं, व्हेन द मेटल इज सब्जेक्टेड टू वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम किसी मेटल को बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड दे देते हैं ना, उसके बाद भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हो जाते हैं मेटल सरफेस में से। थर्ड, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जो कि अब हम पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है, व्हेन वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ईएम वेव, ईएम वेव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जब एक बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम इंसिडेंट कराते हैं किसी मेटल सरफेस पे, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होते हैं। ऑब्वियसली अब नॉर्मल टेम्परेचर पे तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट नहीं होंगे ना, कुछ एक्सटर्नल फोर्स मतलब हाई एनर्जी ही देना पड़ेगा हमको, जिससे ये इलेक्ट्रॉन्स अपने सरफेस से निकल जाएंगे, इजेक्ट आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 टाइप के एमिशंस होते हैं। फर्स्ट में हम क्या करते हैं, व्हेन द मेटल सरफेस इज हीटेड और उसको थर्मल एनर्जी मिलती है, तब इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होते हैं। सेकेंड वन इज फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन का मतलब क्या है कि जब हम उसको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दे देते हैं उस मेटल सरफेस को, तब इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होते हैं। एंड द थर्ड वन इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मतलब कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की होती है, वो इंसिडेंट कराते हैं ना मेटल सरफेस पे, तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होते हैं, ठीक है। क्लियर है, आई गेस ये सब क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट, सबसे पहले जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था वो किसने ऑब्जर्व किया था, वो हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया था, ठीक है। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व किया था। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, 1887 में ऑब्जर्व किया था उन्होंने। उन्होंने ये देखा कि भाई जब भी ये एक मेटल का सरफेस है, जब भी यहाँ पे यूवी रेज इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की तो डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, उन्होंने ये नोटिस किया कि बहुत ही हाई वोल्टेज स्पार्क आ रहा है। ये कीवर्ड है, अगर आपसे एग्जाम में कोई पूछता है ना कि हर्ट्ज की ऑब्जर्वेशन बताओ, तो ये वाला जो हाई वोल्टेज स्पार्क, ये कीवर्ड है, उन्होंने यही ऑब्जर्व किया था, ठीक। तो क्या देखा था उन्होंने कि अल्ट्रा वायलेट रेज जब इंसिडेंट हो रही है मेटल सरफेस पे, तो हाई वोल्टेज का स्पार्क आ रहा है। अब स्पार्क क्यों आता है, स्पार्क आता है जब करंट होता है, ठीक है, किसी भी सर्किट में करंट होता है तब इलेक्ट्रिक स्पार्क आता है, राइट। उसके बाद तो ये ऑब्जर्वेशन किसने करी, लेनार्ड्स ने। क्या ऑब्जर्व किया, देखो उन्होंने एक पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया, जिसमें उन्होंने यहाँ पे क्या लिया, एक क्वार्ट्ज बल्ब, उसके अंदर इन्होंने ना 2 इलेक्ट्रोड्स डाल दी। फर्स्ट इज सी मतलब कैथोड, द सेकंड वन इज ए एनोड। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो कैथोड थी ना उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट को इंसिडेंट कराया, ठीक है। अल्ट्रावायलेट लाइट की ही क्यों यूज करते हैं हम, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू विजिबल लाइट, इसलिए इन्होंने क्या किया, अल्ट्रावायलेट रेज को यहाँ पे इंसिडेंट कराया। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, इलेक्ट्रॉन्स तो तब भी डिस्कवर नहीं हुए थे,
ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोला, उन्होंने बोला कि एक कोई नेगेटिव चीज है जो यहाँ से निकल रही है कैथोड से और एनोड की तरफ जा रही है, ठीक है। अब ये नेगेटिव चीज जो है ना, ये करंट प्रोड्यूस कर रही है। तो यहाँ पे जो एनोड था, यहाँ पे ये सारे नेगेटिव पार्टिकल्स आके इकट्ठे हो रहे थे, तो इन्होंने इसको बोला कलेक्टर प्लेट, क्योंकि ये जो एनोड प्लेट थी ना, ये सारे नेगेटिव चार्जेस को कलेक्ट कर रही थी, ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ गया कलेक्टर प्लेट। ये जो सी मतलब जो कैथोड ट्यूब थी, ये क्या कर रही थी, एमिट कर रही थी, इजेक्ट कर रही थी इलेक्ट्रॉन्स को, नेगेटिव चार्जेस को, तो इसका नाम क्या पड़ गया, एमिटर प्लेट, ठीक है। तो जो लेनार्ड थे, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब अल्ट्रावायलेट रेज इस पे इंसिडेंट होती हैं तो बहुत सारा नेगेटिव चार्ज जो होता है वो निकलता है और एनोड की तरफ इकट्ठा हो जाता है, कैथोड से निकलता है और एनोड में कलेक्ट हो जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया एमिटर प्लेट। और जो एनोड थी, इसका नाम क्या पड़ गया, कलेक्टर प्लेट, ठीक है। तो फिर उसके बाद उन्होंने ये देखा कि जब ये नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है ना। ऑब्वियसली अगर नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है ना। अब उन्होंने तो उनकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी, आपसे बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि लेनार्ड की ऑब्जर्वेशन बताओ, ठीक है, 3 मार्कर में आता है ये क्वेश्चन। तो ये ऑब्जर्वेशंस थी उनकी। नंबर 1, व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, मतलब ये स्पेसिफिक करना बहुत जरूरी है कि उन्होंने कौन सी रेडिएशंस को यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। तो उन्होंने अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को यूज किया था, फॉल ऑन द एमिटर। एमिटर का मतलब क्या है, यहाँ पे कैथोड, कैथोड को ही एमिटर बोल दिया, ठीक है, और एनोड को क्या बोल दिया, कलेक्टर बोल दिया। देन अ करंट फ्लोज इन द सर्किट एंड व्हेन, तो उन्होंने बोला कि भाई जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फॉल करती हैं तो नेगेटिव चीज निकलती है और करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। करंट फ्लोज इन द सर्किट एंड व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर स्टॉप, और जब हम उनको स्टॉप कर देते हैं तो क्या होता है, करंट फ्लो करना बंद कर देता है। देन द करंट ऑल्सो स्टॉप्स। समझ आ गई बात। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या थी, दिस ऑब्जर्वेशन, जो ऊपर वाली ऑब्जर्वेशन थी, इंडिकेटेड दैट सम नेगेटिव पार्टिकल्स इजेक्ट आउट, मतलब कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, इजेक्ट आउट हो रहे हैं, उसमें से निकल रहे हैं। नेगेटिव पार्टिकल्स का नाम नहीं पता था उनको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी तो बाद में हुई है ना। कब ये देखते हैं, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन जो थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी, कब करी थी, इन 1897। दीज पार्टिकल्स वर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या हुआ कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी जे थॉमसन ने, तो लेनार्ड ने इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने एक्सपेरिमेंट में नाम दे दिया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। उन्होंने बोला मैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं बुलाऊंगा, मैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स बुलाऊंगा इनको। क्यों, क्योंकि ये फोटो मतलब लाइट की वजह से निकल रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देन इन 1900 में लेनार्ड ने, ईयर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे लिखे हैं, लेनार्ड कॉल दी करंट। अब उन्होंने जो करंट निकल रहा था ना, उसको भी क्या बोल दिया, फोटो करंट, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें आपको याद रखनी है। लेनार्ड की ऑब्जर्वेशन क्या थी, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये थी कि जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फॉल करती हैं, किस पे फॉल करती है, एमिटर पे, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चीज एजेक्ट आउट होती है और करंट प्रोड्यूस होता है। और ये करंट कब तक प्रोड्यूस होता है, जब तक ये यूवी रेडिएशंस फॉल करती रहती है। जैसे ही ये यूवी रेडिएशंस फॉल करना बंद कर देंगी, वैसे ही करंट भी स्टॉप हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी कि भाई कुछ नेगेटिव चीज तो है, और नेगेटिव चीज फिर जब जे थॉमसन ने डिस्कवर किया तो इसका नाम क्या रख दिया लेनार्ड ने, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और जो करंट था उसका नाम क्या रख दिया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। यहां तक क्लियर है, लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन भी। नेक्स्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहाँ तक तो हमें समझ आ ही गया होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है, कि जब एक मेटल सरफेस पे बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, लाइट इंसिडेंट होती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होते हैं, ठीक है। बस यही फिनोमिना का नाम क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो, When light of suitable frequency का मतलब क्या है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी illuminates मतलब इंसिडेंट on a metal surface, then electrons are emitted from the metal surface. This phenomena is called photoelectric effect.
तब तक तो हम यही पढ़ रहे हैं तब से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो आपको समझ आ ही गया होगा कि क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होते हैं मेटल सरफेस से, कब? जब बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट होती है मेटल सरफेस पे। ठीक है, क्लियर है? बट ये जो हाई फ्रीक्वेंसी है ना, इसका कोई लिमिट होगा, मतलब एक लिमिट होगी, एक थ्रेशोल्ड होगा, जिसके नीचे अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी होगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे। उसके ऊपर की जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसी फ्रीक्वेंसी को क्या बोला गया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर मान लो कि उसकी फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड 10 हर्ट्ज, है ना, 10 हर्ट्ज से नीचे की जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो 7, 8, 9, उस पे इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट आउट नहीं होंगे। बट थ्रेशोल्ड 10 है तो 10 हर्ट्ज से ऊपर की जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होंगी सब पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होंगे। तो इसी को ही नाम दे दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो ये दो डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? व्हेन light of suitable frequency falls on a metal surface, then electrons eject out, which is known as photoelectric effect. And threshold frequency क्या होता है? The minimum value of frequency, मतलब minimum value, उससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होंगे, बट उससे नीचे की फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट नहीं होंगे। देखो ना, अगर विजिबल लाइट भी तो फॉल कर रही है ना, विजिबल लाइट अगर गिरती है तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होने चाहिए थे, बट क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि एक सर्टेन वो थ्रेशोल्ड पर नहीं पहुंचा है। थ्रेशोल्ड के बाद इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होना स्टार्ट होंगे। ठीक, ओके। अब क्या करते हैं हम? पहले मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डायग्राम बनाती हूँ। ये कोई भी मेटल सरफेस है, यहाँ पे क्या हो रहा है? वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हमने इंसिडेंट किया। इसके सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अब क्या होंगे? इजेक्ट आउट होना स्टार्ट होंगे। ठीक है, ऐसे निकलेंगे बाहर यहाँ से, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये डायग्राम किसका है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अब एक चीज आपको याद रखनी है कि जो एनर्जी होती है यहाँ पे, ये जो लाइट है, इसमें क्या होता है? हम पार्टिकल नेचर पढ़ रहे हैं, है ना। वेव नेचर तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जिसमें इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पढ़ा था। पार्टिकल नेचर में हम क्या कहते हैं कि इसके अंदर क्या होते हैं? फोटोन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फोटोन्स जिनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज मतलब क्या होती है? इंटीग्रल मल्टीपल होती है। ठीक है, ये जो लाइट है इसके अंदर स्मॉल पार्टिकल्स होंगे जिनको हम फोटोन्स कहते हैं, और उनकी एनर्जी क्या होती है? क्वांटाइज्ड होती है। तो उनकी एनर्जी होती क्या है? ये जो एनर्जी है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी उतनी ही उस लाइट की एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करते हैं तो इज इक्वल टू के साथ क्या आता है? एक कांस्टेंट h और न्यू। h क्या होता है हमारा? प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, बताना आप मुझे कितनी वैल्यू होती है। और ये क्या है? हमारी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। ठीक है, तो ये जो एनर्जी होती है ये एक फिक्स होनी चाहिए। अब मान लेते हैं कि हमारी कोई भी लाइट थी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? म्यू, है ना, तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? एच न्यू, इस लाइट की। अब ये एक सर्टेन अमाउंट की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी की लाइट इंसिडेंट हुई मेटल सरफेस पे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना शुरू करेंगे। ठीक है, इसी फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का रोल होगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का क्या रोल होगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं म्यू नॉट से। ठीक है, अब for electrons to emit, for electrons to eject out from the metal surface, this frequency of the incident light should be greater than
म्यू नॉट। ये कंडीशन होनी चाहिए, किस चीज के लिए कंडीशन होनी चाहिए? फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर हमारी जो इंसिडेंट लाइट है उसकी एनर्जी और या उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो हमारा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट नहीं होंगे। बट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, मतलब जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए किसकी? इंसिडेंट वेव की, वो ग्रेटर देन होनी चाहिए हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, अब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज हर मेटल के लिए, हर एल्कली मेटल के लिए अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो वो आपको लर्न नहीं करना है कि किसके लिए क्या होती है, वो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिया जाएगा। डन। तो ये है हमारा पूरा क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब ये डायग्राम जो मैंने अभी पीछे बनाया था वही है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या होती है आइंस्टाइन की इक्वेशन? देखो, एनर्जी जो थी इंसिडेंट रे की वो क्या थी? एच न्यू। डन। ये जो एनर्जी थी ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, जैसे अगर हमने क्या किया, एनर्जी दी किसी भी चीज को, तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। पहला पार्ट क्या होगा? पहला पार्ट क्या होगा उसका, एनर्जी का पहला हिस्सा कहाँ जाएगा? यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे इस मेटल सरफेस में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस एनर्जी का पहला हिस्सा तो उनको निकालने में जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में। ठीक है, मान लो यहाँ पे 10 जूल्स हमने इसकी इंसिडेंट लाइट की एनर्जी दी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में लग गए 8 जूल्स। ठीक है, तो जो बचे 2 जूल्स, अब वो कहाँ जाएंगे? देखो, यहाँ पे एनर्जी जो थी इंसिडेंट लाइट की, ये ई क्या है? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये एनर्जी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। फर्स्ट इज टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकंड जो बच जाएगी ना एनर्जी, वो एनर्जी कहाँ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनको काइनेटिक एनर्जी चाहिए होगी, है ना? तो कुछ एनर्जी जो इंसिडेंट वेव की होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में लग जाएगी, और जो बची हुई एनर्जी होगी वो कहाँ जाएगी? वो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो ये जो एनर्जी है वो कहाँ जाएगी? फर्स्ट वर्क फंक्शन। अब ये वर्क फंक्शन क्या होता है? फाई नॉट, इसको हम क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। ये भी एनर्जी ही है, बट ये क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी? एच म्यू नॉट। एच प्लैंक्स कांस्टेंट एंड म्यू नॉट क्या था? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। ये हमारी क्या बन गई? आइंस्टाइन की इक्वेशन। बस यही है। तो आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या कहती है? जो हमारी एनर्जी होती है इंसिडेंट लाइट की, वो दो काम करती है। पहला, वर्क फंक्शन में जाती है, आधी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, आधी नहीं, जितनी भी एनर्जी कंज्यूम होती है वर्क फंक्शन में, एंड जो बची हुई एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बन जाती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। यहाँ मैक्सिमम क्यों लिखते हैं? यहाँ मैक्सिमम इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो एनर्जी बची है वो मैक्सिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन्स की हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर 2 जूल्स बची है एनर्जी, तो 2 जूल ही होगी मैक्सिमम, उससे मिनिमम हो सकती है बट मैक्सिमम क्या होगी? 2 जूल्स, इसलिए हम उसको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिखते हैं। ठीक, अब यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को और थोड़ा वो कर देते हैं, अरे तो यहाँ पे देखो E क्या होता है? एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट। फाई नॉट इज वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। यहां से अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी मैक्स, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम, इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, विच इज इक्वल टू एच न्यू, अगर एच यहां से कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा? एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब इसकी दो यूनिट्स होती है एनर्जी की, एक होती है क्या? जूल्स,
और वैसे हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ज्यादा लिखते हैं, ठीक है। एनर्जी जो भी इंसिडेंट लाइट की होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में लिखना ज्यादा प्रेफर करते हैं। आपके क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ही लिखा हुआ आएगा। तो इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स। इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो ये थी हमारी आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या करा हमने, सबसे पहले जो एनर्जी थी इंसिडेंट लाइट की वो इंसिडेंट हुई और वो दो पार्ट्स में कंज्यूम होगी। फर्स्ट पार्ट कहाँ जाएगा, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट होने में, मतलब उसके वर्क फंक्शन में। एंड सेकेंड पार्ट कहाँ जाएगा, जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बची है इलेक्ट्रॉन्स की वहां पे कंज्यूम होगा, ठीक है। तो अभी तक आज हमने कितने टॉपिक्स कर लिए हैं, देखो आज हमारा क्या क्या कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट डुअल नेचर पढ़ लिया हमने रेडिएशन का, ठीक है। डुअल नेचर में क्या पढ़ा कि दो नेचर होते हैं, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। वेव नेचर को इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ये तीन एक्सपेरिमेंट जस्टिफाई करते हैं। एंड पार्टिकल नेचर को कॉम्पटन स्कैटरिंग एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जस्टिफाई करता है, ठीक है। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन के तीन पार्ट्स पढ़े थे। एक तो फर्स्ट में क्या होता है, उसको थर्मल एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर सकते हो। सेकंड वाले में क्या होता है, फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से एमिट कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट कर सकते हैं। एंड थर्ड क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, मतलब एक सूटेबल मतलब हाई फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर इंसिडेंट होगी तो उससे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, ठीक। हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन हमने कर ली बहुत अच्छे से। हर्ट्ज ने क्या देखा था, हर्ट्ज ने ये देखा था कि हाई वोल्टेज स्पार्क आ रहा है अगर इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट, कोई भी नेगेटिव चीज अगर इजेक्ट आउट हो रही है तो हाई वोल्टेज स्पार्क आ रहा है, ठीक है। और लेनार्ड्स ने क्या देखे थे, लेनार्ड्स ने चार देखे थे, फर्स्ट चार ऑब्जर्वेशन दी थी। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी कि अगर अल्ट्रा वायलेट रे सूटेबल फ्रीक्वेंसी की फॉल कर दी है तो क्या होता है, करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में। बट अगर जैसे ही अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फॉल करना स्टॉप कर देंगी तो करंट भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई नेगेटिव चीज तो जरूर है, बट इन नेगेटिव चीज का नाम कब रखा उन्होंने, जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी करी, तब उन्होंने क्या बोल दिया कि अच्छा ठीक है अब इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं तो मतलब ये नेगेटिव पार्टिकल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। और उन्होंने बोला कि ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स है। और 1900 में उन्होंने क्या बोला कि ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आइंस्टाइन की। क्या पढ़ी थी फोटो इलेक्ट्रिकल इक्वेशन, E इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, वेयर E इज एच न्यू, फाई नॉट मतलब वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन किससे डिफाइन होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, जो कि क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हो जाएं, ठीक है। मैक्सिमम तो कितनी भी जा सकती है बट मिनिमम, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स विल बी हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो आज हमने 1 2 3 4 टॉपिक्स कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में 1 2 एंड 3 जो ये बचे हैं वो करेंगे, और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, and let's meet in the next part. Thank you.